जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं दलीय व्यवस्था के बारे में। और दलीय व्यवस्था के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो ये आज की राजनीतिक दल का जो है ना, राजनीतिक व्यवस्था का आज का ये एक महत्वपूर्ण अंग है। आज की डेट में हम बिना राजनीतिक दलों के किसी भी देश में कोई भी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में नहीं सोच सकते हैं। डिपेंड करता है कि किस देश में एक दलीय व्यवस्था है, किस देश में द्विदलीय व्यवस्था है, किस देश के अंदर बहुदलीय व्यवस्था है। तो ये डिपेंड करता है उस देश के क्षेत्र के अनुसार, उस देश की राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार। तो जैसे कि हम इसकी प्रस्तावना के बारे में हम बात करते हैं, तो जो राजनीतिक दल के बारे में हम बात कर रहे हैं कि ये राजनीतिक व्यवस्था का एक जरूरी अंग है। और ये राजनीतिक दल है ना किसी रूप में लोकतांत्रिक व्यवस्था में पाए ही जाएंगे, अनिवार्य रूप से आपको मिलेंगे ये। और ये केवल लोकतंत्र में ही नहीं बल्कि अन्य शासन प्रणाली में भी दलीय व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। और आज की डेट में हम आधुनिक राजनीति में इसके बिना हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं किसी भी राजनीतिक जीवन की। तो इसी तरह से हम बात करते हैं कि साधारण भाषा में अगर हम बात करते हैं तो दल जो है व्यक्तियों के उस समूह को कहा जाता है जो समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम करते हैं। जो यहाँ पे ध्यान देने वाली जो विशेष बात है कि जितने भी राजनीतिक दल के लोग होते हैं उन सबके जो विचारधारा होती है ना, वो लगभग में एक जैसी होती है। उनका उद्देश्य जो होता है वो एक जैसा होता है। ठीक है। तो यदि कोई दल उस अपने एक सामूहिक उद्देश्य से राजनीतिक दल जो राजनीतिक व्यवस्था करता है तो उसे राजनीतिक दल कहा जाता है। इस प्रकार राजनीतिक दल व्यक्तियों के उस समूह को कहते हैं जो समान राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राजनीति में भाग लेते हैं। अब हम यहाँ पे है ना, हमने दो परिभाषाएं यहाँ पे लिखी हैं कि राजनीतिक दलों की परिभाषाएं क्या हैं। तो एक लिकॉक के जो है अकॉर्डिंग दी है और दूसरा हमने दी है एडमंड बर्क के अनुसार। तो जब लिकॉक की बात करेंगे तो राजनीतिक दल से जो हमारा आशय होगा नागरिकों के कुछ संगठित समूह से होता है जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में काम करते हैं। अगर हम एडमंड बर्क की बात करते हैं तो वो कहता है कि राजनीतिक दल ऐसे लोगों का समूह होता है जो किसी ऐसे सिद्धांत के आधार पर जिस पर वो एकमत हों अपने सामूहिक प्रयत्नों के द्वारा जनता के हितों में काम करने के लिए एकता से बंधे होते हैं। तो ये दो परिभाषाएं, एक लिकाक की और एक एडमंड बर्क की हमने यहाँ पे दर्शाई है। तो इसके आधार पे हम क्या कह सकते हैं कि उपरोक्त जो है परिभाषा के आधार पर हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल संगठित व्यक्तियों का वह समूह है जो राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं तथा केवल संवैधानिक उपायों को अपनाकर शासन पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं। तो ये राजनीतिक दलों की परिभाषाएं हो गई हैं। और परिभाषाएं देने के बाद में हम इसके घटक दलों पे आ जाएंगे। तो देखिए, जो राजनीतिक दल होते हैं उसके जो घटक दल की हम बात करेंगे तो घटक दल की बात करने में पहले इसके तीन घटक दल होंगे। पहला तो इसका जो है लीडर, दूसरा जब हम बात करते हैं इसके एक्टिव मेंबर, और तीसरा होता है इनके समर्थक, फॉलोअर्स। किसी भी राजनीतिक दलों में इन तीन चीजें आपको ये देखने को मिलती है। और बिना नेता के, अगर हम नेता की हम बात करते हैं तो कोई भी राजनीतिक दल बिना किसी नेता के अस्तित्व में नहीं आ सकता है, क्योंकि टू द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल या किसी पार्टी को या देश को लीड करने के लिए नेता की जरूरत होती है। तो अगर हम इस तरह से देखते हैं तो हम ये देखेंगे कि किसी भी राजनीतिक दल में नेता का होना बहुत जरूरी है। और कई बार ऐसे बहुत सारे अच्छे करिश्माई नेता आते हैं तो वो अपने आप में जो है पूरे संगठन को, राजनीतिक दल को लेकर के चलते हैं। जैसे अगर हम एट प्रेजेंट में मोदी जी का नाम ले लें, अगर हम रूस में पुतिन का नाम ले लें, या शी जिनपिंग का हम चाइना में नाम ले लेते हैं, तो ऐसे करिश्मा नेता भी हमें देखने को राजनीतिक दलों में मिलते हैं। ठीक है। तो भारत में भाजपा के नरेंद्र मोदी इस बात का प्रमाण है कि कैसे करिश्माई व्यक्तित्व के नेता राज्य में दलीय व्यवस्था के चरित्र में बदलाव ला सकते हैं। तो नेता का होना बहुत जरूरी है किसी भी राजनीतिक दल के सक्सेस
इसी बात पर निर्भर करती है कि उस दल का नेता कितना सक्रिय है, कितना वो करिश्माई है, कितना वो लोगों को प्रभावित कर सकता है। अगर हम सक्रिय सदस्यों की बात कर लेते हैं तो सक्रिय सदस्यों में जो हम देखेंगे तो राजनीतिक दलों के सक्रिय सदस्य आम जनता के बीच दल की विचारधारा एवं उद्देश्यों को पहुंचाने में सहायता करते देखा जाता है। यानी वो लोग जो किसी भी राजनीतिक दल के लोग जो जनता तक पहुंचने का काम करते हैं तो उन्हें एक्टिव मेंबर्स कहा जाता है। वो अपने दल की विचारधारा से लोगों को परिचित करवाते हैं, लोगों के विचार लेकर के अपनी पार्टी में उन्हें एक ओपिनियन शेप देते हैं, लोगों के जनता के विचारों को एक शेप देते हैं। तो ये काम ज्यादातर एक्टिव मेंबर्स का रहता है, जो पार्टी के मेंबर्स होते हैं। फिर बहुत सारे तीसरा जो दल है वो बात है वो है अनुयायी या समर्थक या फॉलोअर्स। दलों के समर्थक दलीय व्यवस्था का सबसे प्रमुख आधार है। यानी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी न किसी राजनीतिक विचारधारा में विश्वास करते हैं। अगर हम आज भारत की दिशा में देखें तो कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी राजनीतिक दल का समर्थन करता हुआ हमें यहाँ पे दिखता है और वो वहां पे वोटों में कन्वर्ट होता हुआ भी दिखता है। तो ये लोग फॉलोअर्स कहलाते हैं और अपने वोट के माध्यम से देश में जो है अपने दल की सरकार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ठीक, अगर हम अब बात देखते हैं आगे की तो राजनीतिक दलों के कार्य क्या हैं। जब हम राजनीतिक दलों के कार्यों की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जैसे हमने अभी बात की थी फॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक ओपिनियन। राजनीतिक दलों का सबसे महत्वपूर्ण काम ही ये है कि लोगों की जो विचार हैं उनको एक शेप, उनकी जरूरतों को, उनके कामों को एक शेप, ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन को अनुसार काम करना, उनके विचारों को एक शेप देना। अगर जो राजनीतिक दल इस व्यवस्था पर खरा नहीं उतरता है वो राजनीतिक दल, उसका डाउनफॉल चालू हो जाता है, उसकी गिरावट, उसकी लोकप्रियता में गिरावट आनी चालू हो जाती है, वो सत्ता से दूर होता हुआ चला जाता है। अच्छा राजनीतिक दल वही है जो जनता के मुद्दों को देश के सामने रखे और जनता के मुद्दों के अनुसार देश में कानूनों का निर्माण करवाए। ठीक, तो राजनीतिक दलों की लोकप्रियता इसी बात पर निर्भर करती है कि वो पब्लिक ओपिनियन को कितना शेप दे पाते हैं। अगर वो पब्लिक ओपिनियन को शेप नहीं दे पा रहे हैं, उनकी बातों को नहीं उठा पा रहे हैं तो डेफिनेटली जनता का उनके ऊपर विश्वास कमजोर हो जाएगा। अब हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं तो बात करते हैं कि चुनावों का संचालन करना। बिना राजनीतिक दलों के चुनाव संपन्न हो जाए ऐसा संभव नहीं है। चुनाव लड़ने के लिए नेताओं की जरूरत पड़ती है और संगठनों की जरूरत पड़ती है। जो राजनीतिक दल होते हैं वो इस काम को करते हैं। ये सरकार का भी गठन करती है। जो राजनीतिक दल जो होते हैं वो सरकार का गठन करते हैं। जिस पार्टी को आधे से ज्यादा सीटें मिल जाती हैं वो सरकार का गठन करते हैं। फिर शासन को मर्यादित करना। शासन को मर्यादित करने का जो काम है वो उस पार्टी का होता है जिसे जनता ने बहुमत नहीं दिया है। बहुमत लेने वाली जो पार्टी है वो सरकार बनाती है और जिसे बहुमत नहीं मिला है वो अपोजिशन में बैठती है और रूलिंग पार्टी को गलत काम करने से रोकती है और जनता के हितों के अनुसार वो जनता को बताती है कि रूलिंग पार्टी क्या काम सही कर रही है, क्या काम गलत कर रही है। अगर कोई रूलिंग पार्टी जनता के अगेंस्ट काम कर रही होती है तो जो अपोजिशन पार्टी है वो उसे मर्यादित करने का काम करती है, उसे कंट्रोल करने का काम करती है। भारत में जैसे हम बात करते हैं अपोजिशन पार्टी बनने के लिए कम से कम उसे 10% सीटों का मिलना अनिवार्य है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं भारत के अंदर 545 लोकसभा की सीटें हैं तो भारत के अंदर अगर किसी पार्टी को अपोजिशन पार्टी का दर्जा हासिल करना है तो उसे 55 सीटों का मिलना कंपलसरी है। अगर किसी पार्टी को 55 सीटें लोकसभा में मिल जाती हैं और वो 272 से कम रहती तो वो अपोजिशन पार्टी की तरफ मूव कर जाएगी, वो अपोजिशन पार्टी बन जाएगी अगर वो सत्ता में शामिल नहीं है तो।
अगर इससे कम सीटें उसकी रहती हैं तो फिर वो अपोजिशन पार्टी का दर्जा हासिल नहीं कर पाती है। राजनीतिक चेतना का प्रसार भी करती है, लोगों के अंदर राजनीतिक चेतना का प्रसार करती है, वो अपने विचारों का प्रचार करती है ताकि जनता उसे बात जो है सत्ता में ले आए। हम बात करते हैं दलीय प्रणाली के प्रकार कि पार्टी सिस्टम कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पे जो वर्ल्ड में पार्टी सिस्टम है वो 3 प्रकार का है, एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय। एक दलीय प्रणाली में एक ही पार्टी होती है, जैसे कि आप ज्यादातर कम्युनिस्ट कंट्री में इस तरह की पार्टियां देख सकते हो, पार्टी व्यवस्था, जैसे चाइना हुआ, रशिया हुआ, नॉर्थ कोरिया हुआ, इसमें आप एक दलीय प्रणाली देख सकते हो। हम बात करते हैं द्विदलीय प्रणाली की। तो द्विदलीय प्रणाली यहाँ पे ज्यादातर 2 ही पार्टियां होती हैं और किसी न किसी पार्टी को यहाँ पे बहुमत मिलता हुआ हमें दिखता है। तो ऐसी जो राजनीतिक व्यवस्था है आपको ब्रिटेन में, अमेरिका में देखने को मिल जाएगी। और तीसरा बहुदलीय प्रणाली। बहुदलीय प्रणाली, इसके अंदर बहुत सारे दल होते हैं, इसमें जो आपकी गठबंधन की सरकार है वो देखने को ज्यादा मिलती है, ठीक है। और बहुदलीय जो प्रणाली है वो आपको फ्रांस है, भारत है, पाकिस्तान है, ऐसे देशों में ज्यादा देखने को मिल जाती है। चलिए हम बात करते हैं एक दलीय वन पार्टी सिस्टम की। तो इस प्रणाली में केवल एक ही राजनीतिक दल होता है, ठीक है, और इसमें जितने भी व्यक्ति जो चुनाव लड़ते हैं वो इसी पार्टी के सदस्य होते हैं। यहाँ पे विरोधी दल कोई नहीं होगा, अपोजिशन पार्टी कोई नहीं होती है, और सारे की सारी जो पावर होती है वो उसी दल के अंदर पाई जाती है। दुनिया में लगभग में 49 कंट्रीज में एक दलीय प्रणाली यानी वन पार्टी सिस्टम इस टाइम मौजूद है। अब इसमें जो है इसके लाभ, मेरिट्स की हम बात कर लेते हैं। तो ये लोकतांत्रिक पद्धति है। इसका मतलब अगर हम ये कहें कि लोकतंत्र का जो अर्थ है संपूर्ण जनता, संपूर्ण शासन का उसमें इन्वॉल्वेशन है। जब वन पार्टी सिस्टम होती है तो वहां पे एक पार्टी पूरे देश की जनता की आवाज बन जाती है। तो जो भी काम होता है, जो भी नियम कानून बनते हैं, उसमें पूरे देश की जनता की सहमति हमें वहां पर दिखती है। इससे ना देश की राष्ट्रीय एकता में भी विकास होता है। एक दल होगा, एक झंडा होगा, तो इसमें ना गुटबाजी का खात्मा हो जाता है और इसी के देश की एकता को मजबूती मिलती है और स्थायी सरकार मिलती है। देखिए चुनाव व्यवस्था जो होती है बहुत महंगी चुनाव व्यवस्थाएं होती हैं और इसमें बहुत बड़ी मात्रा में खर्च होता है, और ऐसे में सरकारें बीच में जब गिर जाती हैं तो देश की अर्थव्यवस्था पे अनचाहा बोझ आके पड़ जाता है। एक दलीय जो सरकार होती है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। सरकार परमानेंट होती है, स्थायी सरकार होती है और सरकार को काम करने की आजादी भी मिल जाती है। कोई पार्टी दूसरे काम में टांग नहीं अड़ाता है, तो जो पार्टी है वो अपने देश हित के कामों को पर्याप्त आजादी से कर सकती है। अब एक दलीय व्यवस्था में है ना, कोई आलोचना, प्रचार, इसमें समय नष्ट नहीं होता है, ना ही कानून बनाने में समय लगता है, तो इसमें समय की भी बहुत बचत होती है। चलिए अगर हम बात करते हैं इसके दोषों की, इसके डीमेरिट्स क्या हैं, तो एक तो ये लोकतांत्रिक भावना के विरुद्ध हो जाएगा, क्योंकि और पार्टियों को चुनाव लड़ने का मौका ही नहीं मिला तो कैसे पता चलेगा कि जनता किसे चुनना चाहती है। मानव स्वभाव के भी विपरीत है, ठीक, कि एक दल जो अपनी व्यवस्था है, अपनी विचारधाराएं जो व्यक्त कर रहा है, हो सकता है कि मैं उस विचारधारा से, उस व्यवस्था से सहमत ना हूं, लेकिन एक दल होने के कारण मेरा वोट उसी को जाना है। तो ऐसे ना मानव स्वभाव, ये यानी मानव ना चाहते हुए भी किसी एक ही दल को वोट कर रहा है जो उसके स्वभाव के बिल्कुल विपरीत है। इससे व्यक्ति की स्वतंत्रता भी खत्म हो जाती है कि वो किसे वोट दे, ना वोट दे तो उसके ऊपर जो कार्रवाई हो सकती है। वोट किसी और को नहीं दे सकता है, उसके पास चुनने की क्षमता नहीं है,
तो ये क्या चीज है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की यहाँ पे समाप्ति हो जाती है। और राष्ट्रीय हित की उपेक्षा, अगर कोई एक दल देश विरोधी काम कर रहा है या गलत देश के अगेंस्ट काम कर रहा है तो उसे किस तरह से रोका जाएगा, या तो क्रांति होगी या फिर देश की जो है राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा हो जाएगी। और इससे क्या है, आखिर में चल के षड्यंत्र या युद्धों को बल मिलेगा। हम आ जाते हैं अब द्विदलीय व्यवस्था में। द्विदलीय व्यवस्था बहुत ही प्रभावशाली होती है, इसमें दो दल बहुत प्रभावशाली होते हैं। और यहाँ पे हम ज्यादातर जो देखते हैं, किसी न किसी पार्टी को बहुमत, स्पष्ट बहुमत मिल जाता है, इससे सरकार चलने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। एक दल बहुमत में होता है, रूलिंग पार्टी होती है, और दूसरा दल वो आपका अपोजिशन पार्टी का रोल प्ले करती है। इसकी अगर हम मेरिट्स की जब हम बात करते हैं तो इसकी मेरिट्स में सबसे बड़ा है कि स्थिर सरकार है, यानी कोलिशन गवर्नमेंट नहीं है तो बीच में इसका गिरने का खतरा नहीं होता है। कंटिन्यूटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि शासन में निरंतरता होती है, सरकार के गिरने का खतरा होता नहीं है। तो सरकार अपने काम को अपनी योग्यता के अनुसार करती है, कानूनों का निर्माण करती है, और उसे सरकार गिरने का कोई डर नहीं होता है। इसलिए उसे देश हित के ताक में रख करके किसी पार्टी हित को साधना नहीं पड़ता है। और मंत्रिमंडल का गठन जो होता है वो भी सरल हो जाता है, आसानी से मंत्रिमंडल का गठन हो जाता है। जबकि अगर हम बात करते हैं बहुदलीय व्यवस्था में तो हमें सभी दल के मेंबर्स को मंत्रिमंडल में शामिल करना पड़ता है। अगर किसी मंत्रिमंडल के सदस्यों को, अगर मंत्री किसी दल के अगर नेता को अपने मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करते हैं तो वो या तो हमसे समर्थन वापस ले लेता है, जिससे हमारी सरकार गिर जाती है, या फिर बहुत सारी परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। तो यहाँ पे क्या है, द्विदलीय व्यवस्था में मंत्रिमंडल का जो गठन होता है वो बहुत ही सरल हो जाता है। और यहाँ पे है ना, संगठित विपक्षी दल भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि विपक्षी दल जो है फूट पड़ रही है, वो उधर भाग रहा है, वो उधर भाग रहा है, ठीक है, वो कोई भी मिलकर काम करने के लिए राजी नहीं है, तो ऐसा हमें देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे एक दल होता है, एक दल रूलिंग पार्टी का होगा, दूसरा दल अपोजिशन का होगा। तो संगठित दल होते हैं और वो अपने जो है ऑर्गेनाइज वे में काम करते हुए दिखते हैं। और उत्तरदायित्व की निश्चितता होती है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, सबके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो फिक्स है। जिसे रूलिंग पार्टी, जिसे बहुमत मिला है वो रूलिंग पार्टी का रोल प्ले करेगी, जिसे बहुमत नहीं मिला है वो अपोजिशन पार्टी का रोल प्ले करेगी। किसके क्या काम है सब फिक्स है। तो यहाँ पे क्या है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो फिक्स है। ये नहीं है कि अपने को रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच सकता है, कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं बच सकता। और यहाँ पे ना संवैधानिक गतिरोध भी नहीं होता है, जब सबके काम क्लियर है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर है, तो यहाँ पे किसी भी तरह की गतिरोध की आशंका हमें नहीं दिखती है। लेकिन इसके दोष क्या है, दोष यह है कि एक तो बहुमत की निरंकुशता हो सकती है, जो मेजोरिटी में हो, जो मेजोरिटी दल है वो पावर में रहेंगे, फिर माइनॉरिटी दल तो कभी पावर में आएंगे नहीं, उनकी कोई वैल्यू होगी नहीं। राष्ट्र का दो पक्षों में डिवीजन भी हो सकता है, कुछ लोग अपोजिशन को जा सकते हैं, कुछ लोग रूलिंग पार्टी को जा सकते हैं। तो इससे क्या है, देश ही दो भागों में बंटने की गुंजाइश बढ़ जाएगी। मंत्रिमंडल के ऊपर कोई अंकुश होगा ही नहीं, वो जो चाहे वो कर सकता है, तानाशाही कर सकता है। निर्वाचक विकल्पों की भी कमी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जनता अगर दोनों ही पार्टियों के नेताओं से खुश नहीं है तो उनके पास तीसरी पार्टी को चुनने का विकल्प ही नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में ये अगर दोनों नेता खराब हों तो हमें तीसरा नेता चुनने की आज़ादी नहीं मिलती है। तो ये इसके कुछ दोष बन जाते हैं। अगर हम बात करते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम की, यानी बहुदलीय व्यवस्था की, ठीक है, इसके अंदर जो है ना, देश के अंदर एक दो दल नहीं होते बल्कि बहुत सारे दल होते हैं। जैसे भारत में, अगर हम भारत में देखें, क्षेत्रीय दल भी हैं, राष्ट्रीय दल भी हैं, और उनमें भी बहुत सारे जो है दल हैं, जैसे आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआईएम, ठीक है। तो और इस तरह से आपका एनसीपी, टीएमसी, सपा, बसपा, एलजेपी, आरजेडी, जेडीयू, आपको इस तरह से अन्य भारत के अंदर आपको सैकड़ों
पार्टियां देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, सरकार को, जनता को जो पार्टी अच्छी लगे, जो नेता अच्छा लगे, जिस तरह से उसे वो चुन सकता है। हाँ, पार्टी बनाने के लिए उसे 50% से ज्यादा सीटें चाहिए होती हैं। इसीलिए जब देखते हैं कि बहुदलीय व्यवस्था में कोलिएशन गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल प्ले हो जाता है। कोलिएशन गवर्नमेंट ने, गठबंधन की सरकार, जब कोई भी सरकार बनाने के लिए दो या दो से अधिक दलों का सहारा लिया जाता है तो ऐसे दलों को गठबंधन की सरकार कहते हैं। इसके मेरिट्स क्या हैं? मेरिट्स तो इसकी सबसे बड़ी ये है कि लोगों को उसका प्रतिनिधित्व मिल रहा है, यानी जनता जिसे चाहे उसे चुन सकती है। निरंकुशता यहाँ होगी नहीं, यहाँ पे निरंकुशता देखने को नहीं मिल पाएगी, क्योंकि कोई ना कोई ये इसका अपोज करेगा। व्यवस्थापिका के मंत्रिमंडल पर नियंत्रण होगा। ठीक है, फिर विकल्पों की व्यवस्था होती है, बहुत सारे दल होते हैं, तो इसकी ये मेरिट्स हैं। अगर डीमेरिट्स की हम बात करेंगे तो निरंकुश शासन, निर्बल शासन है, बहुत ही वीक गवर्नमेंट होती है, पता नहीं होता सरकार कब गिर जाएगी। गठबंधन की सरकार होती है, अस्थायी सरकार होती है, और राष्ट्रीय एकता के लिए भी घातक सिद्ध होती है। बार बार चुनावों का बोझ बढ़ता है, इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचता है। यहाँ पे हर जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र के आधार पर दल बने होते हैं, जिससे देश की एकता के लिए भी ये घातक सिद्ध हो सकती है। अतः हमारा निष्कर्ष क्या निकलता है? इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि विश्व के विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार के दल प्रणाली प्रचलित है। आधुनिक युग में अधिकांश राजनीतिक जो विचारकों का मत है कि द्विदलीय पद्धति सबसे अच्छी है। एट प्रेजेंट जो ज्यादातर लोग सोचते हैं द्विदलीय प्रणाली को सबसे अच्छा सोचते हैं, लेकिन सत्य तो यह है कि दलों की संख्या इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी शासन के सुचारू रूप से चलने की गति है। वास्तव में किसी देश की परिस्थितियां ही इस बात का निश्चय करती है कि वहां कौन सी दलीय प्रणाली ज्यादा उपयुक्त है। हर दल की सर्कमटेंसेस अलग होते हैं, हर देश के सर्कमटेंसेस अलग होते हैं, तो वो देश तय करेगा कि उसके लिए कौन सी दलीय प्रणाली ज्यादा अच्छी है। हमारा यहाँ मुख्य जो मकसद है कि वो एक दलीय प्रणाली, दो दलीय प्रणाली, बहुदलीय प्रणाली के गुणगान करना नहीं है। जिस देश को जो दलीय प्रणाली सूट कर रही है और वो अच्छे से काम कर रही है, हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो दलीय प्रणालियों के जरिए एक अच्छी शासन व्यवस्था उपलब्ध करवाना है, और वो जिस दलीय प्रणाली से ज्यादा सुटेबल बैठती है जिस कंट्री के अंदर, वो उससे अच्छी शासन व्यवस्था दिलाने का प्रयास कर रही है। अगर आपका कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। धन्यवाद।